देवपुर गांव की चौपाल पर उस शाम 3 दोस्त बैठे हुए थे, बिरजू, कान्हा और रामू। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। गांव का ट्रांसफार्मर सुबह ही खराब हो चुका था, इसलिए पूरे गांव में बिजली नहीं थी। बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे कान्हा भाई, पता है आज सुबह ही गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया। हाँ बिरजू भैया, सरकार का दिया हुआ ट्रांसफार्मर था, वो भी जवाब दे गया। ऊपर से ये अंधेरा कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। यह सुनकर रामू हंस पड़ा और मजाक करते हुए बोला, अरे कान्हा क्यों, कहीं इस अंधेरे से डर तो नहीं लग रहा? देखना कहीं रात में कोई चुड़ैल आकर तुम्हें उठा ना ले जाए। रामू की बात सुनते ही बिरजू थोड़ा गंभीर हो गया। उसने तुरंत टोका, अरे रामू, ऐसा मत बोल, रात के समय ऐसी बातें ठीक नहीं होती। अरे बिरजू भैया, जब तुम्हारे दादाजी जिंदा थे तब तो तुमसे कितनी कहानियां सुनी होंगी। आज भी एक भूत की कहानी सुना दो ना, इस अंधेरे में मजा आ जाएगा। रामू भी उत्साह में आ गया। हाँ बिरजू भैया, आज एक कहानी हो ही जाए। ठीक है, सुनो, लेकिन पहले ही बता देता हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। रामपुर एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ कड़ाके की ठंड और लाचारी की पहचान बन गया था। ये जाड़ों की सबसे काली अमावस की रात थी। साल की वो रात जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। अमावस ने आसमान से सारी रोशनी छीन ली थी और ठंड ने जमीन से सारी जान। घड़ी में रात के 9 बजे थे, लेकिन बाहर ऐसा सन्नाटा था जैसे आधी रात बीत चुकी हो। इस जानलेवा ठंड में गांव के बाहर बनी श्याम की छोटी सी झोपड़ी में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। सीता, ये कैसी ठंड है आज? ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों में सुई चुभ रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठंड तो हर साल पड़ती है श्याम, पर इस बार तो ये हमारी जान लेने पर तुली है। लगता है आज रात को बर्फ जम जाएगी। श्याम ने अपनी बेटी गुड़िया की तरफ देखा। 8 साल की नन्ही गुड़िया जो कल से तेज बुखार में तप रही थी, अब ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। अंगीठी में बस 2 कोयले बचे थे जो बुझने वाले थे। उनसे सिर्फ धुआं निकल रहा था, गर्मी नहीं। हाय मेरी बच्ची, बुखार से जल रही है तू। डॉक्टर बाबू ने कहा था कि इसे हर वक्त गर्मी में रखना होगा। मैं जानती हूँ श्याम, पर कल जो लकड़ियाँ बेची थी उससे तो बस खाने का राशन ही आ पाया। कोयला या गर्म कपड़े लेने के लिए पैसे ही नहीं बचे। सेठ जी ने भी पुराना कर्ज याद दिलाकर पैसे देने से मना कर दिया। गरीबी का दर्द इस अमावस की ठंड से भी ज्यादा गहरा था। श्याम और सीता दोनों जानते थे कि अगर अगले 2 घंटों में गुड़िया को गर्मी नहीं मिली तो ये रात उनकी बच्ची की आखिरी रात हो सकती है। एक तरीका है सीता। कौन सा तरीका है श्याम, बताओ। काला जंगल। नहीं श्याम, उसका नाम भी मत लो। वो अमावस की रात में वो जंगल नहीं है, वो भूतों का जाल है। लोग कहते हैं कि वो जंगल रास्ते बदल देता है, वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन काला जंगल में सूखी लकड़ियों का ढेर लगा है, ये बात सब जानते हैं। वहाँ से अगर मैं लकड़ी का एक बड़ा गट्ठड़ भी ले आया तो सुबह तक हम गुड़िया को बचा लेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अकेले जाओगे, वो भी अमावस में? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये ठंड मौत बनकर बैठी है सीता, और मैं अपनी बच्ची के लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ। श्याम, एक आम पिता, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने निकल पड़ा। बाहर अमावस की काली रात ने उसे अपनी ठंडी और डरावनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी उम्मीद सिर्फ लकड़ी थी और उसका डर था काला जंगल का धोखा। अंधेरे में वो जंगल किसी राक्षस के खुले मुंह जैसा लग रहा था। श्याम तेजी से चल रहा था। उसकी हर सांस धुएं की तरह बाहर आ रही थी। उसे अपनी लाठी के सहारे ही रास्ता टटोलना पड़ रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। बस बस, थोड़ी दूर और, सीधा चलता रहे श्याम, काला जंगल आने ही वाला है। अचानक हवा में कुछ अजीब महसूस हुआ। जंगल की बदबू और ठंड के बीच चंदन की लकड़ी जलने की बहुत मीठी खुशबू आने लगी। ये क्या है? इतनी कड़ाके की ठंड में ऐसी मीठी गर्माहट। पेड़ों के बीच से शाम को दाईं तरफ
एक लालटेन की हल्की सी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक जगह रुकी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रही थी। पक्का कोई लकड़हारा लकड़ियों का ढेर छोड़कर गया होगा। वहीं से ले लेता हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्याम अपना रास्ता छोड़कर उस अच्छी खुशबू और लालटेन की रोशनी के पीछे चल पड़ा और यहीं से काला जंगल का खेल शुरू हुआ। अचानक वो खुशबू और रोशनी गायब हो गई। कहाँ गया? अभी तो यहीं था। कौन था वो? अब श्याम के बाईं तरफ थोड़ी दूर पर वही लालटेन फिर से जलती हुई दिखी, लेकिन इस बार वो एक जगह रखी हुई थी। ये क्या मजाक है? क्या जंगल मेरे साथ खेल रहा है? श्याम दौड़कर दूसरी तरफ जाता है। वहां पहुंचते ही फिर सब गायब, कुछ नहीं मिलता। जंगल का जादू अब श्याम के दिमाग पर हावी हो चुका था। वो जिस रास्ते से आया था, अब वो रास्ता भी उसे याद नहीं आ रहा था। धोखा, ये काला जंगल का धोखा है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे यहीं मिलेगी गर्मी, लकड़ी और आराम। तभी एक जगह से फुसफुसाने की आवाज आई। वहां जमीन पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा आधा जला हुआ गट्ठर पड़ा था। ये लालच श्याम को अपनी तरफ खींच रहा था। इतनी लकड़ी? इतना तो मैं पूरे गांव को बेच सकता हूँ। जैसे ही उसने लकड़ी को हाथ लगाया, उसे जोर का झटका लगा। श्याम पीछे गिर पड़ा और चिल्लाया। उस लकड़ी के ढेर से एक काला धुआं उठा और परछाई बन गया। ये साक्षात अमावस का अंधेरा था। गर्मी अच्छी है ना? मेरे पास आओ। दूर हटो। कौन हो तुम? मुझे तुम्हारी गर्मी नहीं चाहिए। बेटी, उसे गर्मी चाहिए ना। मैं हूँ वो गर्मी जो कभी बुझती नहीं। वो काली परछाई तेजी से हवा में फैलती है और श्याम के पैरों को छू लेती है। श्याम को अपने पैरों में बर्फ जैसी चुभन और दर्द महसूस होता है। नहीं। श्याम उस डरावनी जगह से जान बचाकर भागा। बिना दिशा देखे वो जंगल के और अंदर दौड़ पड़ा। श्याम उस लालटेन के धोखे और काली परछाई के बर्फीले स्पर्श से भागकर अब काला जंगल के ऐसे हिस्से में आ गया था जहां पेड़ इतने घने थे कि अमावस का अंधेरा भी कम लगने लगा था। उसका शरीर कांप रहा था और दिमाग चकरा रहा था। भाग श्याम, यहां से भाग। ये जंगल तुझे मार डालेगा। ये सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं है। तभी भागते भागते श्याम ने सामने पेड़ों के बीच एक अजीब सी जगह देखी। वो जगह जंगल के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग थी। वहां ना तो जानलेवा ठंड थी और ना ही हवा का वो डरावना शोर। वो एक खुला मैदान था जहां दर्जनों पत्थरों के ढेर लगे थे। इन पत्थरों के बीच अजीब सी आकृतियां बनी थी जो किसी पुराने खंडर जैसी लग रही थी, और उन पत्थरों के बीच से श्याम को कई आवाजें सुनाई दी। ये क्या है? इतनी रात को यहां कौन है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मैदान में कदम रखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पत्थर के ढेरों के बीच हल्की चांदनी चमक रही थी जो अमावस की रात में नामुमकिन थी। उस रोशनी में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अजीब तरह के कपड़े पहने थे, पुराने, फटे हुए और गंदे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे और पत्थरों पर रखी सूखी लकड़ियां और पुरानी चीजों का लेन देन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये जंगल के बीचों बीच लगा भूतों का कोई गुप्त बाजार हो। लकड़ी? इतनी सारी सूखी लकड़ी? मैं गट्ठर मांग लूंगा या खरीद लूंगा। श्याम ने हिम्मत जुटाई और एक बूढ़े आदमी के पास गया जिसके पास लकड़ियों का बड़ा ढेर था। माफ करना, क्या तुम ये लकड़ी बेच रहे हो? मुझे बहुत जरूरत है। मेरी बेटी बीमार है। नहीं, हम बदल रहे हैं। किसके बदले? पैसे? मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर सुबह दे दूंगा। पैसे? यहाँ पैसों की कोई कीमत नहीं मुसाफिर। यहाँ चीजें गर्मी के बदले मिलती हैं। गर्मी? हाँ, गर्मी। तुम्हारे शरीर की गर्मी, तुम्हारी यादों की गर्मी, तुम्हारी खुशियों की गर्मी। श्याम को उस आदमी की बात समझ नहीं आई, लेकिन तभी उसने देखा कि पास खड़े एक जवान लड़के ने लकड़ियों के एक छोटे गट्टर के बदले अपनी गर्म शॉल उतारकर उस बूढ़े को दे दी। ले लो, ये मेरी माँ की शॉल है। ये मेरी आखिरी गर्माहट है। श्याम ने उस लड़के को देखा।
शॉल देने के बाद वो लड़का कांपने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और खालीपन छा गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से केवल शॉल ही नहीं बल्कि जीने की चाहत भी चली गई हो। नहीं, ये क्या है? तुम लोग अपनी गर्मी क्यों दे रहे हो? क्योंकि जंगल को गर्मी पसंद है और जो गर्मी देता है उसे यहाँ सुकून मिलता है। ये जगह अमावस में ही खुलती है। यहाँ आने वाले मुसाफिर जो लकड़ी की गर्मी चाहते हैं उन्हें पहले अपनी अंदरूनी गर्मी देनी पड़ती है। अब तुम बताओ मुसाफिर, तुम्हारी बेटी को गर्मी चाहिए? तुम्हारे पास क्या है? कोई कीमती याद, कोई अटूट रिश्ता, या तुम्हारी आत्मा की आधी गर्मी? शाम को अचानक याद आया सीता की चिंता, गुड़िया का चेहरा और जंगल की वो काली परछाई। ये बाजार कोई मदद नहीं बल्कि धोखा है। ये उसके जज्बात छीनकर उसे लकड़ी देना चाहता था ताकि वो अंदर से खाली हो जाए और ठंड उसे आसानी से मार सके। तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम धोखा हो। मैं अपनी बेटी के लिए गर्मी चाहता हूँ, अपनी यादें बेचकर नहीं। गर्मी नहीं दोगे तो फिर तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। तुम यहीं घूमते रहोगे जब तक तुम्हारी सारी गर्मी जंगल को न मिल जाए। जैसे ही बूढ़े ने ये कहा, उस मैदान की चांदनी तुरंत गायब हो गई। बाजार की सारी आवाजें बंद हो गई। पत्थर के ढेर पहले से कहीं ज्यादा ठंडे और डरावने लगने लगे और उन पत्थरों के बीच से वही ठंडी धुएं वाली परछाई फिर से शाम की ओर बढ़ने लगी। गर्मी चाहिए। अब तुम मुझे अपनी गर्मी दोगे? मैं नहीं दूंगा। मेरी गर्मी मेरी बेटी के लिए है। शाम ने पीछे मुड़कर देखा। जो लड़का अपनी शॉल दे चुका था वो अब वहीं जमीन पर एक जमे हुए पुतले की तरह पड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शाम को एहसास हुआ ये जंगल उसे अंदर से तोड़कर मारना चाहता था। मुझे भागना होगा उस निशान की तरफ। शाम ने वहां से दौड़ लगा दी। इस बार वो धोखे से नहीं बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी यादों को बचाने के लिए भाग रहा था। शाम पागलों की तरह भाग रहा था। उसके पैर सुन्न होते जा रहे थे। डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन जंगल की आत्मा उसे भटकाकर मार डालना चाहती थी। भागते हुए दूर हवा में उसे सीता की आवाज सुनाई दी, जानी पहचानी लेकिन बहुत डरावनी आवाज। शाम कहाँ हो? जल्दी आओ, गुड़िया बेहोश हो रही है। सीता, तुम जंगल में क्यों आई? मैं आ रहा हूँ। शाम आवाज की दिशा में मुड़कर भागता है। उसकी रफ्तार अब बहुत धीमी हो चुकी है। वो एक सूखे तालाब के किनारे पहुंचा जिसकी सतह पर बर्फ जमी थी। तालाब के ठीक बीच में बर्फ के ऊपर से गुड़िया के रोने की आवाज आई। ये आवाज उसके दिल को चीर रही थी। बापू, मुझे ठंड लग रही है। मेरे पास कोई नहीं है, बचाओ। मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ। शाम बर्फ पर पैर रखने ही वाला था। उसकी आंखों में बस अपनी बेटी को बचाने का जुनून था। तभी दूर कहीं से उल्लू की तीखी आवाज आई जिसने एक पल के लिए शाम का ध्यान तोड़ा। नहीं, गुड़िया तो घर पर है। ये आवाज, ये फिर वही धोखा है। शाम को होश आया। ये जंगल का आखिरी और सबसे बड़ा जाल था। वो पीछे हटा। अब शाम पूरी तरह थक चुका था। वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर गया। ठंड उसे अपनी जकड़ में ले रही थी। शाम के हाथ बरगद की जड़ को छूते हैं। उस पर उसे खुदे हुए एक पुराने क्रॉस जैसे निशान महसूस होते हैं। ये गांव वालों का बनाया निशान था। तभी शाम के सामने करीब 10 फुट की दूरी पर जलते कोयलों जैसी 2 बड़ी लाल आंखें दिखाई दी। वो परछाई फिर से गाढ़ी हो गई। कहां भागता है? तू यहीं रहेगा इस ठंडी गर्मी में? मैं नहीं रुकूंगा। तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा। शाम अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस परछाई से उल्टी दिशा में भाग पड़ा। वो जंगल के आखिरी किनारे को पार कर गया। जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, जंगल का भयानक शोर एकदम शांत हो गया। मैं बच गया। शाम लड़खड़ाता हुआ अपनी झोपड़ी पहुंचा। सीता ने दरवाजा खोला और अपने पति को देखकर चीख पड़ी। शाम के हाथ खाली थे। उसके पैरों पर ठंड का बुरा असर दिख रहा था। शाम, मेरे शाम, तुम ठीक हो? लकड़ी कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों हो? और ये तुम्हारे पैर?
सीता, वो जंगल, वो मौत का जाल था। मैं लकड़ी नहीं ला पाया, पर मैं जिंदा बच गया। अब क्या होगा गुड़िया का? सीता, वो लकड़ी का गट्ठर जो सेठ जी के लिए रखा था, जिसे कल सुबह देना था, उसे अभी जलाओ। सेठ को सुबह देखेंगे मेरी बच्ची पहले है। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सीता ने तेजी से लकड़ी के उस गट्ठर को उठाकर अंगीठी में डाल दिया। सूखी लकड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली। पहली बार उस झोपड़ी में अमावस के डर पर जिंदगी की गर्माहट भारी पड़ी। आग की पीली रोशनी और गर्मी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। गुड़िया की खांसी कम हुई और वो गहरी चैन की सांस लेने लगी।